हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास का दूसरा क्लास देखेंगे। कल के क्लास में क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे, आप लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों को शायद वो क्वेश्चन हार्ड लगे होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुए हैं। अब आप लोगों को किसी दिन बहुत ही हार्ड क्वेश्चन मिलेंगे और किसी दिन बहुत ईजी मिलेंगे। आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जो लेंदी हैं वो भी और जो बहुत शॉर्ट हैं वो भी। तो आज के क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी आसान होंगे और आज शायद आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के बहुत ही शानदार और बहुत ही आसान प्रश्न का। फटाफट उत्तर दीजिएगा। पैगंबर हज़रत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन में है 570 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 622 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 642 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है 670 ईस्वी में। तो बताएंगे बच्चा लोग, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? बहुत ही आसान और बहुत ही शानदार प्रश्न, बहुत बार एग्ज़ाम में आया है। तो फटाफट उत्तर दीजिएगा। अब तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में आप लोग को समस्या नहीं होना चाहिए। आप सभी को पता है 570 ईस्वी में जो पैगंबर मोहम्मद हैं, इनका जन्म हुआ था मक्का में। और वहाँ पर इन्होंने जो भी समाज में बुराइयां थी उसके खिलाफ आवाज़ उठाया था। लेकिन वहाँ पे जब इनका विरोध होने लगा तो इन्हें मक्का छोड़ के मदीना जाना पड़ा था। और वो टाइम पीरियड क्या था? 622 ईस्वी का था और इसी को हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। ये चीज़ याद रखेंगे बच्चों, इंपॉर्टेंट है। हिजरी संवत को 622 ईस्वी को जाना जाता है, जब उन्होंने मक्का से मदीना को प्रस्थान किया था। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन सबको पता होगा। और आज का आपका दूसरा क्वेश्चन ये देखिए कितना आसान है, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। आज तो मैं आप लोगों के लिए बहुत आसान प्रश्न लेके आई हूँ ताकि आप लोग फटाफट सारे उत्तर सही कर लें और प्रसन्न हो। क्वेश्चन है, मक्का कहाँ है? सीरिया में है, ईरान में है, इराक में है, सऊदी अरब में है। बताएंगे मक्का कहाँ है? ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ये ना सोचिएगा कि बहुत आसान हो गए। तो सभी लोग फटाफट उत्तर दीजिएगा। जो कि क्वेश्चन बहुत आसान है तो आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं होना चाहिए, उत्तर आप सभी का सही होना चाहिए। और सभी लोग फटाफट उत्तर दीजिए। आप सभी को पता है कि जो आपका मक्का है ये कहाँ है? ये सऊदी अरब में है। आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है ये बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए आपको इसमें कोई भी समस्या नहीं होना चाहिए। बच्चों इसी के साथ एक क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को इसका जो है उत्तर पता होगा। पादशाहनामा के लेखक कौन है? कल के क्लास में हम आज ही हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है। पादशाहनामा के लेखक कौन है? ऑप्शन में है लाहौरी, लाहौरी, लाहौरी हैं, यानी कि लाहौरी। दूसरा है, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है कजवीनी, कजवीनी, कजवीनी। तीसरा ऑप्शन है वारिस, मोहम्मद वारिस। और चौथा है सभी। तो बताएंगे बच्चा लोग कि किसने लिखा है पादशाहनामा? आज का क्लास अगर सुबह का आपने देखा है तो आप लोगों को उत्तर बताना बहुत आसान होगा। फटाफट उत्तर दीजिएगा। उम्मीद है आप सभी लोग इसका बहुत अच्छे से उत्तर बता सकते हैं। तो सभी को पता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। इसको जो है 10-10 वर्षों के 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग कजवीनी ने लिखा है, दूसरा भाग लाहौरी ने और तीसरा जो टाइम पीरियड है वो वारिस का है। बिल्कुल सही है बच्चा लोग। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया? यानी कि भारतीयों के लिए पहली बार किसने कहा कि वो हिंदू हैं? पहला ऑप्शन है यूनानियों ने, दूसरा ऑप्शन है रोमवासियों ने, तीसरा ऑप्शन है चीनियों ने और चौथा ऑप्शन है अरबों ने। किसने भारतीयों को हिंदू कहा था? बच्चा लोग बताइए, कितना आसान क्वेश्चन, इससे आसान और क्या हो सकता है आप लोगों के लिए। उम्मीद है आप सभी को उत्तर समझ में आ गया होगा और आप लोग बता सकते हैं कि आपका क्या है जो कि सही हो जाएगा। तो आप सभी को पता है कि जो ऑप्शन नंबर 4 है बिल्कुल करेक्ट है। याद रखेंगे ईरानियों ने भारतीयों को क्या कहा था? तो ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तानी कहा था। क्या कहा था? हिंदुस्तानी कहा था ईरानियों ने। और यूनानियों ने क्या कहा था? भारत को इंडिया कहा था। भारत को क्या कहा था? इंडिया, यानी कि भारत को क्या कहा? इंडिया। ये किसने कहा? यूनानियों ने कहा। ईरानियों ने हिंदुस्तानी या हिंदुस्तान कहा और अरबों ने कहा कि हिंदू हैं। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, ये सारे पॉइंट एग्जाम में बार बार आए हैं। देखिए क्वेश्चन था कि हिंद की जनता को हिंदू शब्द का पहली बार उपयोग किसने किया है? अरबों ने किया है।
चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, विभिन्न एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये, जो कि आप लोगों को मैंने कहा है कि आपको इजी और हार्ड दोनों क्वेश्चन कराऊंगी। तो सुबह का क्लास आपका बहुत ही बढ़िया था, सारे आईएएस के प्रश्न थे। इस टाइम के क्लास में सारे पीसीएस के प्रश्न हैं, और अगला जो क्लास होगा वो भी फिर आईएएस का होगा। तो फटाफट बताएंगे कि आपका पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था। तो आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। 647, 1013, 711 या इनमें से कोई नहीं। उम्मीद है कि आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, जो कि बहुत आसान है। ये सारी चीज़ें मैक्सिमम बच्चों को पता होता है, तो आप सभी को पता है। इसमें से कोई भी सही नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि 712 में पहला मुस्लिम आक्रमण भारत पे हुआ था। वो टाइम पीरियड क्या है? 712 का है, इसलिए आपके कोई भी सही नहीं होंगे। याद रखेंगे बच्चा लोग, इम्पॉर्टेंट था। चलिए अगला है, और ये देखिए कितना आसान है। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब की गई थी? 713 में, 712 में, 716 ईस्वी में या 719 ईस्वी में? फटाफट उत्तर दीजिएगा। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब किया गया था? आप सभी को इसका उत्तर पता होगा, तो उत्तर देने में आप लोगों को ज़रा भी समय नहीं लगना चाहिए। फटाफट बताइएगा बच्चा लोग कि कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। तो आप सभी को पता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने ही 712 ईस्वी में आक्रमण किया था सिंध पर। और ये क्वेश्चन भी आया है कि सिंध पर सबसे पहले जजिया किसने लगाया था? तो सबसे पहले या फर्स्ट बार जजिया लगाने वाले कौन हैं? मोहम्मद कासिम ही हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार सिंध पर जजिया लगाया था। साथ ही ये क्वेश्चन भी आता है कि सिंध प्रांत में पहली बार खजूर की खेती किसने शुरू की थी? तो खजूर की खेती भी किसने शुरू किया है? मोहम्मद बिन कासिम ने ही खजूर की खेती पहली बार सिंध में शुरू करवाई थी। इसने ही सबसे पहली बार सिंध वासियों से जजिया वसूला था। और ये क्वेश्चन भी आया कि सिंध के इतिहास की जानकारी कौन से पुस्तक से मिलती है? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा, चचनामा। ये क्वेश्चन तो नेट में भी आया है, पीसीएस में भी आया है, आईएएस में भी आया है। चचनामा पुस्तक से सिंध के बारे में वर्णन मिलता है। यहीं पे सबसे पहले जजिया कर लगा था, और यहीं पे सबसे पहले खजूर की खेती भी शुरू हुई थी। तो याद रखेंगे, ये सारे पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। और हमारा अगला प्रश्न क्या है? भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, यानी कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? ऑप्शन में है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद गजनवी, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम, चौथा ऑप्शन है मोहम्मद गौरी। बताइएगा बच्चों, बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी का उत्तर सही आना चाहिए, और उम्मीद है कि आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। तो फटाफट उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, और आप सबको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, इसलिए आपको दिया गया है। और आप सभी को पता है कि जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है ये बिल्कुल सही है। सबसे पहला मुस्लिम जिसने आक्रमण किया था भारत पर, वो है मोहम्मद बिन कासिम। कब किया है? 712 ईस्वी में किया है। ये चीज़ें भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुबह के क्लास में पढ़ाई हुई, इसलिए गलत नहीं करेंगे। क्वेश्चन क्या है? आपको पता है कि जो किताबुल हिंद है, ये किसने लिखा है? किताबुल हिंद लिखा है अल बरूनी ने। अब आपको बताना है कि किताबुल हिंद में किस किस चीज़ का वर्णन मिलता है। तो पहला ऑप्शन है कानून, कानून का। दूसरा ऑप्शन है खगोल का, खगोल। तीसरा ऑप्शन है आपका धर्म दर्शन का, धर्म और दर्शन। और आपका चौथा ऑप्शन है बच्चों, चौथा ऑप्शन क्या है? यानी कि डी है चिकित्सा, चिकित्सा, चिकित्सा। और आपका एक और ऑप्शन है ई मतलब सभी, ऑल। तो बताएंगे कि किताबुल हिंद जो अलबरूनी ने लिखा है, सुबह बहुत अच्छे से पढ़ाई हो, उसमें किस चीज़ मतलब किसकी रचना या किसकी चर्चा मिलती है? कानून का मिलता है, खगोल का मिलता है, धर्म दर्शन का मिलता है, चिकित्सा का मिलता है, या इन सब का वर्णन मिलता है? बताइएगा बच्चों लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आप सभी को याद होगा सुबह की सारी बातें, और आप लोग बहुत अच्छे से बता सकते हैं। सुबह हमने अल बरूनी और इब्न बतूता को बहुत ही विस्तारपूर्वक पढ़ा है, तो आप सभी को पता है कि ये सारी बातें बिल्कुल करेक्ट हैं। किताबुल हिंद के बारे में इतना ही नहीं, पुराणों का अध्ययन,
खगोल का अध्ययन और जो है अन्य क्षेत्रों का भी अध्ययन किया था उसने। अगला प्रश्न है, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। जो भारत पर आक्रमण करने वाले मुस्लिम थे वो कहाँ के थे? गजनी के थे, गौर के थे, अरब के थे या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइएगा बच्चा लोग, भारत पर प्रथम आक्रमण करने वाले जो मुस्लिम थे वो कहाँ के थे? गजनी के, गौर के, अरब के या उपरोक्त में से कोई नहीं? आप सभी को पता है, बहुत ही आसान है। सबसे पहला जो मुस्लिम आक्रमणकारी है वो मोहम्मद बिन कासिम है और वो कहाँ का है? वो अरब का है, अरेबियन है। ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बहुत ही बढ़िया है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसके पीछे बहुत लंबी चौड़ी कहानी है कि मोहम्मद बिन कासिम ने क्यों आक्रमण किया था। ये कहानी आप लोगों को कभी सुनाएंगे अच्छे से। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। मोहम्मद बिन कासिम था कितना आसान है, इसमें तो कोई दम ही नहीं है। अभी आपने इसको सॉल्व कर लिया है तो इसका उत्तर आप सभी को पता चल चुका है। तो आपको इसके बदले में मैं दूसरा क्वेश्चन दे दूँगी। फ़िलहाल तो इसका उत्तर बता दें आप लोग। देखिए उत्तर क्या है, आप सभी को पता है मोहम्मद बिन कासिम कहाँ का है? अरब का है, अरबियन है और इसी ने क्या किया है? भारत पे पहली बार आक्रमण किया है। अब क्वेश्चन है आपके लिए कि आशिका, आशिका बहुत इंपॉर्टेंट है। आशिका पुस्तक किसने लिखा है? ये पुस्तक किसका है? पहला ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन है बच्चा लोग, मुल्ला दाऊद, मुल्ला दाऊद, मुल्ला दाऊद। दूसरा है अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, खुसरो, अमीर खुसरो। और तीसरा ऑप्शन है आपका, याद रखिएगा, सोमनाथ, सोमनाथ। और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। बताएंगे बच्चा लोग कि किसने आशिका पुस्तक लिखा है? बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार आया, इसीलिए आप लोगों को मैंने उपलब्ध कराया है। फटाफट उत्तर दीजिएगा, आशिका पुस्तक किसने लिखी है? याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अमीर खुसरो की ग्रंथ है। आशिका किसकी ग्रंथ है बच्चों? अमीर खुसरो का है। ये चीज़ आप लोगों को बिल्कुल याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? किसने गजनी साम्राज्य की स्थापना किया था? ऑप्शन में है अलप्तगीन, दूसरा है महमूद, तीसरा ऑप्शन है सुबुक्तगीन और चौथा ऑप्शन है इस्माइल। फटाफट उत्तर दीजिएगा। आप सभी को पता होगा कि कौन है जिन्होंने गजनी राजवंश की स्थापना की थी। और क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, हालांकि इम्पॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आया हुआ है, इसीलिए तो आप लोगों के सामने रखा गया है। और आप सभी को पता है कि गजनी राजवंश का संस्थापक अलप्तगीन था। हालांकि उसको सुदृढ़ करने का काम सुबुक्तगीन ने किया, उसका साम्राज्य विस्तार करने का काम किसने किया है? सुबुक्तगीन ने किया है, लेकिन स्थापना किसने किया था? अलप्तगीन ने किया था। ये चीज़ भी याद रखेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा है और आप इसका उत्तर बता सकते हैं। कथन है, महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। क्या ये बात सही है? कारण है वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। अब आप लोग को बताना है कि कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। दूसरा है कि दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। तीसरा है कि कथन सही है लेकिन कारण गलत है। और चौथा है कथन गलत है और कारण सही है। तो फटाफट उत्तर दीजिएगा और बताइएगा कि क्या सही है। आप सभी को पता है कि क्या सही है, इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। आप सभी को मैंने बताया था कि मोहम्मद गजनबी ने 1000 से लेकर के 1027 ईस्वी तक आक्रमण किया था और इस दरमियान उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। उसका आखिरी आक्रमण 1027 में हुआ था, जो कि जाटों के विरुद्ध हुआ था। ये क्वेश्चन भी आया है कि आखिरी आक्रमण कब किया है और किसके विरुद्ध किया है। और उसका सबसे महत्वपूर्ण जो आक्रमण था वो 1025 का था, जो कि सोमनाथ पर उसने किया था। याद रखेंगे बच्चों, सोमनाथ पर किया था, सोमनाथ पर आक्रमण किया था। सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण उसका 1025 का सोमनाथ पर है। सबसे आखिरी आक्रमण उसका 1027 का जो जाटों के विरुद्ध किया था। और जाटों के विरुद्ध क्यों आक्रमण किया? क्योंकि 1025 में जब वो सोमनाथ को लूट के जा रहा था, जब उसके पास अथाह धन, अथाह संपत्ति उसको मिली थी, उस समय रास्ते में जाटों ने उसके ऊपर आक्रमण करके उससे कुछ धन जो है वो छीन लिया था। लेकिन उस समय गजनवी के पास इतना पैसा, इतना धन, इतना सोना था
कि वो रुक के युद्ध नहीं कर पाया और वो अपने राज्य चला गया। उस पैसे से उसने राजधानी बनाई, लोगों को 3-4 सालों के लिए टैक्स माफ़ कर दिया, इतना संपत्ति उसको प्राप्त हुआ। लेकिन 1 साल आराम करने के बाद इनसे बदला लेने के लिए फिर से उसने 1027 में आक्रमण किया और इनको दंडित किया। ये उसका आखिरी आक्रमण था। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट थी ये सारी बातें, एग्ज़ाम में बार बार आई हैं। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है कि उसने 17 बार आक्रमण किया है, लेकिन भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन स्थापित करना नहीं चाहता था। मात्र वो लूट करके धन संपत्ति लेके जाना चाहता था। उसको मूर्ति भंजक कहा जाता है, मूर्ति को तोड़ने वाला कहा जाता है। वो मूर्तियों को तोड़ने आया था और धन लूटने आया था, इसलिए उसने 17 बार आक्रमण किया। तो मंदिरों को और धन संपत्ति वाले स्थानों को टारगेट बनाया, वहाँ से पैसे, धन संपत्ति, सोना लूटा और वापस लौट गया। उसने कभी भी साम्राज्य विस्तार करना या मुस्लिम शासन स्थापित करने की कोशिश नहीं की है। कथन आपका सही है, लेकिन कारण आपका क्या हो गया है, वो सही नहीं है। यानी कि क्या हो गया, ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है ये बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं बच्चा लोग अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुआ था? यानी कि इनमें से कोई ऐसा है जो महमूद गजनबी से कभी पराजित नहीं हुआ, बाकी लोग पराजित हुए होंगे। पहला ऑप्शन है धंग, दूसरा ऑप्शन है विद्याधर, तीसरा ऑप्शन है जय शक्ति, चौथा ऑप्शन है डंग। तो बताएंगे बच्चा लोग इसमें से कौन सा चंदेल शासक है जो महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में कई बार आया हुआ है और उम्मीद है आप सभी को इसका उत्तर पता होगा, क्योंकि ये विभिन्न एग्ज़ामों में आया हुआ क्वेश्चन है। तो निश्चित तौर पे आप लोग की नज़रों के सामने से गुजरा होगा। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। विद्याधर ने ही महमूद गजनबी से ये कभी पराजित नहीं हुए, बाकी लोगों को उसने पराजित किया था। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। ये बहुत ही स्वाभिमानी राजा थे और इन्होंने उसके सामने घुटने नहीं टेके थे। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, इम्पॉर्टेंट भी है और हो सकता है आप लोगों को सभी को इसका उत्तर पता हो और ये इजी भी लगे, क्योंकि कई एग्जाम में आया हुआ है इसलिए नज़रों के सामने से गुजरा होगा। पहला है हसन निज़ामी, दूसरा है उत्बी, तीसरा है फिरदौसी और चौथा है चंद्र बरदाई। देखिए बच्चों कितना आसान है, आप सभी को पता है चंद्र बरदाई तो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में थे, ये तो हो ही नहीं सकते। हसन निज़ामी का भी इनके दरबारी इतिहासकार होने का कोई वो नहीं है। आपका जो ऑप्शन है ना वो है उत्बी। उत्बी जो है ये महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार था और ये क्वेश्चन मैंने नेट में भी देखा था। और उत्बी ने ही भारत को सोने की चिड़िया कहा था। याद रखिएगा क्वेश्चन ये आ चुका है कि सोने की चिड़िया शब्द का संबोधन किसने किया था। ये करने वाले कौन हैं? उत्बी हैं, जो कि महमूद गजनबी के दरबारी इतिहासकार हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिरदौसी भी इन्हीं के दरबार के हैं, ये चीज़ भी याद रखिएगा। फिरदौसी ने क्या लिखा है ये क्वेश्चन में आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिरदौसी की रचना क्या थी ये बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए आ भी गया। शाहनामा के लेखक फिरदौसी किसके दरबार से संबंधित थे? यानी कि इन्होंने क्या लिखा है? शाहनामा लिखा है। और किसके दरबार से संबंधित है ये तो अभी आप लोगों को पता चल चुका है, तो इसमें तो कोई दम ही नहीं है, फटाफट उत्तर दीजिएगा। और चूँकि ये क्वेश्चन लीक हो चुका है इसलिए इसकी जगह पे आप लोगों को दूसरे क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा और आप सभी को पता है इसका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा? महमूद गजनबी का ही क्या है, ये दरबार से संबंधित लेखक है जिसका नाम है फिरदौसी और जिसने पुस्तक लिखी है शाहनामा। नेक्स्ट बताएंगे बच्चा लोग आपके लिए क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। तबकात ए नासिरी, आपने नाम सुना होगा। तबकात ए नासिरी, यहाँ लिख दे रहे हैं नासिरी। तबकात ए नासिरी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन में आपके पहला है बरनी, दूसरा है खुसरो, तीसरा है बच्चों ये है आपका मिनहाज ए सिराज और डी है नन, कोई नहीं। तो बताएंगे बच्चा लोग तबकात ए नासिरी पुस्तक किसने लिखा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्नी ने लिखा है
अमीर खुसरो ने लिखा है, मिनहाज ए सिराज ने लिखा है, या किसी ने नहीं लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार आया है, इसीलिए आप लोगों के सामने रखा गया है। उम्मीद है आप सभी को याद होगा कि जो तबकात नासरी है लिखा है मिनहाज ए सिराज ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अमीर खुसरो के बारे में कुछ बताइए आप लोग, अगर आप लोग को पता है तो ज़रा बताइएगा अमीर खुसरो के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो के बारे में, अमीर खुसरो के बारे में कौन सी बात सही है? पहला, इनका जन्म कासगंज में हुआ था। कासगंज जो कि एटा में पड़ता है, क्या ये बात सही है कि कासगंज, एटा के कासगंज में इनका जन्म हुआ था? दूसरा, ये खुद को तूती ए हिंद कहते हैं। तूती ए हिंद, क्या ये खुद को तोती ए हिंद कहते हैं? तीसरा, इन्होंने सबसे ज़्यादा सुल्तानों का शासनकाल देखा था। सबसे ज़्यादा सुल्तानों का शासनकाल देखा था। और डी है कि सभी। बताएंगे क्या सही है। और ये भी बताइएगा कि अमीर खुसरो के गुरु कौन थे, उनके गुरु कौन थे जिसको ये इतना ज़्यादा प्यार करते थे, इतना ज़्यादा सम्मान देते थे कि उनकी मृत्यु के तीसरे दिन ही इन्होंने भी अपना प्राण त्याग दिया था। और उन दोनों लोगों का जो मकबरा है, मज़ार है या समाधि है, वो एक साथ दिल्ली में बनाया गया है। तो फटाफट उत्तर दीजिएगा बच्चा लोग अमीर खुसरो के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व हैं, इनसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आता है, तो याद रखेंगे इनके बारे में। यहाँ कही हुई सारी बातें सही हैं। ये एटा कासगंज में इनका जन्म हुआ था। ये खुद को तूती ये हिंद कहते हैं, हिंद का तोता कहते हैं ये। और सबसे ज़्यादा सुल्तानों का शासनकाल इन्होंने देखा है, लगभग 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा है। और इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थे, आपको उनका नाम भी पता होगा, जिन्होंने गियासुद्दीन तुगलक के बारे में लिखा था या कहा था कि हुनूज दिल्ली दूरस्थ, यानी कि अभी दिल्ली दूर है। तो उम्मीद है आप सभी को याद आ गया होगा उनका नाम कि वो कौन थे महान व्यक्तित्व जिनको अमीर खुसरो इतना मानते थे और जिनकी मृत्यु के तीसरे दिन इन्होंने अपना प्राण त्याग दिया था। और गुरु शिष्य दोनों का मज़ार या मकबरा या समाधि स्थल दिल्ली में है। तो वो कौन थे? आप सभी को पता है वो कौन थे? निज़ामुद्दीन औलिया। निज़ामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट है बच्चों, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, फटाफट उत्तर दीजिएगा। एग्जाम में कई बार आया है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? ऑप्शन में है अबुल फजल, दूसरा ऑप्शन है अब्दुल कादिर बदायूनी, तीसरा ऑप्शन है अल बरनी और चौथा ऑप्शन है दारा शिकोह। फटाफट उत्तर दीजिएगा बच्चा लोग, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? और आप सभी को इसका उत्तर पता है और आप सभी को कल मैं बार बार कल कह रही हूँ, आज की सुबह की क्लास में बता चुकी हूँ। और उम्मीद है कि आप सभी को याद होगा कि आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है बिल्कुल सही है। अल-बरनी ही पहला मुस्लिम था जिसने पुराणों का अध्ययन किया, जिसने बहुत से धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक चीज़ों का अध्ययन किया। धर्म का, दर्शन का, चिकित्सा की पुस्तकों का, खगोल का, हर क्षेत्र का इसने अध्ययन किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही है बच्चों, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। सिर ए अकबर, सिर ए अकबर, अकबर नाम से उपनिषदों का अनुवाद किसने किया था? उपनिषद का अनुवाद किसने किया था? किसने किया था बच्चा लोग? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ले लीजिए। पहला ऑप्शन है बरनी, दूसरा है खुसरो, और तीसरा ऑप्शन है आपका दारा शिकोह, और चौथा कोई नहीं, चौथा ले लीजिए कोई नहीं या नन। बताएंगे बच्चा लोग क्या हो जाएगा? पहला है बरनी, दूसरा है खुसरो, तीसरा है दारा शिकोह, यानी कि चौथा देखिए यहाँ पे दारा शिकोह है ना, तीसरा इसको मान लीजिए दारा शिकोह, और चौथा है कि कोई नहीं। किसने सिर ए अकबर नाम से या इस शीर्षक के नाम से उपनिषदों का अनुवाद किया था? ये एग्ज़ाम में बहुत बार आया है, ये नेट के एग्ज़ाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा शानदार प्रश्न है। और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर जो आपका दारा शिकोह है ये बिल्कुल सही है। इन्होंने ही सिर ए अकबर नाम से उपनिषदों का अनुवाद किया था। और आपको पता होगा इन्हीं के मकबरे का या इन्हीं के जो है शरीर के अवशेषों की तलाश है भारत सरकार को, और उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है जो ढूंढ रही है दारा शिकोह की कब्र को, ताकि उनका सम्मान किया जा सके, जो कि बहुत ही उदार व्यक्तित्व थे। क्वेश्चन है बच्चा लोग अगला,
महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? कितना आसान है, इससे आसान और कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। वो कौन सा इतिहासकार है जो महमूद गजनी के साथ भारत आया था? ऑप्शन में है फरिश्ता, दूसरा ऑप्शन है अल बरनी, तीसरा ऑप्शन है आफीफ और चौथा ऑप्शन है इब्न बतूता। कितना आसान है। इब्न बतूता के बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ा है आपने और अल बरनी के बारे में भी पढ़ा है। अब आपको बताना है कि कौन है। इब्न बत्ता तो होगा ही नहीं, मोरक्को यात्री है ये, और अल बरनी ही है, ये तो सभी को पता है। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था और क्यों आया था? मोहम्मद गजनवी जानना चाहता था कि ये जो मूर्ति पूजक समाज है, ये जो मूर्ति पूजक देश है, जो इतना समृद्ध वाला है, वैभवशाली है, इसके बारे में कैसे जानकारी हो। चूँकि उसे फुर्सत ही नहीं था आक्रमण से, वो आक्रमण ही करता रहता था, लूटपाट ही करता रहता था, लेकिन वो यहाँ की समाज को, यहाँ की स्थिति को जानना चाहता था। इसीलिए वो अपने साथ अल बरनी को ले आया था कि आप चलो और भारत की चीज़ों के बारे में अध्ययन करो, अध्ययन करने के बाद उसको मुझे बताओ। और इसीलिए अल बरनी उनके साथ आए और उन्होंने बहुत समय तक भारत में रहकर भारत के हर क्षेत्र का अध्ययन किया था और बहुत ही विस्तृत विवरण इसने दिया है भारत के बारे में। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट है। मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार अल बरनी है। नेक्स्ट है, अल बरनी भारत आया था। सुबह के क्लास में क्वेश्चन हो चुका है कि अल बरनी भारत किस शताब्दी या किस सदी में आया था? 9वीं शताब्दी ईस्वी में, 11वीं शताब्दी ईस्वी में, 10वीं शताब्दी ईस्वी में या 12वीं शताब्दी ईस्वी में? सुबह का क्लास जिन बच्चों ने देखा है वो गलती नहीं करेंगे, उनको बहुत सारी बातें हमने बताई हैं, तो उम्मीद है आप सभी को याद होगा और आप लोग बिल्कुल सही सही उत्तर देंगे और फटाफट उत्तर दीजिएगा। आपके अच्छे अच्छे उत्तर का हमें इंतज़ार है और आप सभी को पता है कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। 11वीं शताब्दी ईस्वी में आया। कॉमन सेंस का बच्चा लोग, जब 1000 से 1027 तक आक्रमण कर रहा है मोहम्मद गजनवी, तो ये कौन सा होगा? 1000 से प्लस जब टाइम पीरियड या किसी भी ईयर से जब आगे का टाइम पीरियड शताब्दी से शुरू होता है तो दूसरी शताब्दी कहलाती है, और 1000 से ज़्यादा का टाइम पीरियड चल रहा है तो ये क्या हो गया? ये 11वीं शताब्दी हो गई। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगला है, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था। ये भगवान कितना आसान है आप लोगों के लिए, इससे आसान और क्या हो सकता है। बहुत आसान हो जाने पर भी लगता है कि आप लोगों का मतलब जो लेवल है ना उसके लायक नहीं है। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, इसलिए आप लोगों की निगाहों से गुजरेगा तो आप लोगों को ये चीज़ें याद रहेंगी और कॉन्फिडेंस आएगा। और तो इसका उत्तर आप सभी को पता है बच्चा लोग कि कौन आया है? अल बरनी आए हैं, क्योंकि खुसरो तो भारत के ही हैं, इब्न बतूता मोरक्को के हैं। तो अल बरनी के बारे में आपको पता ही चल चुका है, तो इसमें ज़्यादा कुछ बात करने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन इसके बदले में आप लोगों को बताना पड़ेगा मुझे दूसरे क्वेश्चन का आंसर, और आपके लिए क्वेश्चन है बहुत ही शानदार और फटाफट उत्तर दीजिएगा उस क्वेश्चन का। चलिए मैं क्वेश्चन नोट कर रही हूँ और फटाफट इसको देखिए और फिर जवाब दीजिए। क्वेश्चन है कि पहली रचना जिसमें आज के अर्थ में इतिहास के बहुत से लक्षणों का बोध हुआ, यानी कि पहली पुस्तक कौन थी जिसने आज के पहली पुस्तक जिसने आज के इतिहास जैसा वर्णन किया है? आज के इतिहास जैसा वर्णन किया है, आज के इतिहास जैसा जिसमें वर्णन देखने को मिलता है। यानी कि पहले के टाइम के लेखन जो हुए हैं, जो लिखे गए हैं, उसको हम लोग आज के इतिहास जैसा नहीं मानते हैं, लेकिन कोई ऐसी पुस्तक है जिसको माना जाता है कि वो बहुत अच्छी पुस्तक है, वो वर्तमान के इतिहास जैसी लिखी गई है। वो पुस्तक कौन सी है आपको यही बताना है। पहला ऑप्शन है आपका अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, पहला ऑप्शन है अर्थशास्त्र। दूसरा ऑप्शन है आपका आशिका, आशिका, आशिका है। और आपका तीसरा ऑप्शन है, ध्यान से सुनिएगा, राजतरंगिणी, राजतरंगिणी, तरंगिणी, राजतरंगिणी। और आपका डी है कि सभी। तो बताएंगे बच्चा लोग कि कौन सी पुस्तक है जिसको माना जाता है कि वो पहली पुस्तक है जो वर्तमान के इतिहास जैसा लिखा गया है, यानी कि बहुत अच्छा तरीका अपनाया गया, उसमें इतिहास जैसा लिखा गया। उसमें जैसे होता नहीं, पहले के टाइम के जो ग्रंथ थे वो ज़्यादातर राजाओं की प्रशंसा में लिखे जाते थे या दबाव में लिखे जाते थे, ये इस तरह से लिखे जाते थे। लेकिन ऐसी कोई किताब है जो कि अच्छा लिखा गया है, वर्तमान जैसे उसमें चीज़ें देखने को मिलती हैं, वो पुस्तक कौन सा है? क्या वो अर्थशास्त्र है, आशिका है या राजतरंगिणी है या सभी हैं?
तो उम्मीद है कि आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं याद है तो याद रखिएगा। राजतरंगिणी, जिसको कल्हड़ ने लिखा है, जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है, ये पुस्तक वर्तमान के इतिहास जैसा लिखा गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अल बरूनी के संबंध में सही नहीं है। चलिए, आपके सामने आ गया है क्वेश्चन और आप लोग इसका उत्तर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। सुबह हम लोगों ने अल बरूनी को बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ा है। पहला ऑप्शन है, वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। दूसरा है, उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। तीसरा है, वह संस्कृत का विद्वान था। और चौथा, वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। तो बताएंगे बच्चा लोग अल बरूनी के बारे में कौन सी बात है जो कि सही नहीं है, और ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप लोग इसका उत्तर बता सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को इसका उत्तर पता चल चुका होगा। याद रखिएगा, पहला सही नहीं है, वह धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था। बाकी सही है, उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था, और वह संस्कृत का विद्वान भी था। विद्वान था तभी ना पुराणों और बाकी चीज़ों का अध्ययन किया। वह त्रिकोणमिति का भी विशेषज्ञ था। ये सारी बातें सही हैं, क्योंकि उसने भारत में रहकर भारत के लगभग सभी महत्वपूर्ण चीज़ों का अध्ययन किया था। लेकिन पहला सही नहीं है, वो धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था। पहला ऑप्शन गलत है, बाकी बातें बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चा लोग बताइएगा, फटाफट उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया था। कौन सा वो व्यक्ति है जिसने पुनर्निर्माण करने का काम किया था सोमनाथ मंदिर का। पहला है भीमराज प्रथम, दूसरा है भीमदेव, तीसरा है मूलराज और चौथा है जय सिंह सिद्धराज। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन है वो, ऑप्शन फटाफट उत्तर दीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को इसका उत्तर पता होगा और आप लोग इसका उत्तर सही दे सकते हैं। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट है। और अब हम लोग आगे पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। बताएंगे कौन सा वो व्यक्ति है जिसने संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, मोहम्मद बिन कासिम है, मोहम्मद गौरी है, शेर शाह है, चौथा है अकबर, एक और ऑप्शन ले लीजिए, पांचवा गजनबी। बताएंगे बच्चा लोग इनमें से कौन है जो कि संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के को निर्गत किया था, जिन्होंने। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आया है, तो आप लोग इसका उत्तर फटाफट दीजिएगा। और उम्मीद है कि आप सभी को इसका उत्तर पता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 5 बिल्कुल करेक्ट है। गजनबी ने अपने सिक्के पे एक तरफ संस्कृत में मुद्रा लेख लिखवाया था और दूसरे साइड में उसने जो है अरबी फारसी जैसे चीज़ों का उपयोग किया है। तो ये भी काफ़ी आश्चर्यजनक चीज़ है कि उसे संस्कृत से इतना प्यार था कि उसने अपने सिक्कों पर एक साइड में संस्कृत का श्लोक लिखवाया है। और मोहम्मद गौरी के बारे में याद रखेंगे बच्चा लोग, ये भी क्वेश्चन आता है। इसने अपने सिक्के पे लक्ष्मी की आकृति को अंकित किया था। लक्ष्मी की आकृति को इसने जो है क्या किया है, अंकित किया है। लक्ष्मी की आकृति को अंकित किया किसने, मोहम्मद गौरी ने। और अकबर की बात आ गई है तो इनके सिक्कों पर राम और सीता का उल्लेख देखने को मिलता है, या इनका अंकन किया गया है। तो ये तीनों चीज़ें आती हैं बच्चों, और कोई बिल्कुल कंफ्यूज ना होइएगा। सबसे पहले कौन है, गजनबी, इन्होंने संस्कृत में मुद्रा लेख लिखा। दूसरी बार आए गौरी, इन्होंने क्या किया, लक्ष्मी को अपने सिक्कों पर अंकित कराया। तीसरे नंबर पे हैं अकबर, और इन्होंने राम और सीता को अपने सिक्कों पर अंकित कराया था। ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आते हैं और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, ये तीनों पॉइंट याद रखेंगे ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य देश के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था। यानी कि मध्य एशिया होगा बच्चा लोग, यहाँ पे मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था। पहला है जलालुद्दीन मकबरनी, दूसरा है गजनी का महमूद, तीसरा है सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, और चौथा है चंगेज खां। तो बताएंगे, सभी को पता है इसका उत्तर, क्योंकि ये क्वेश्चन है बहुत आसान। मध्य एशिया का कौन सा शासक था जिसने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था।
तो आप सभी को पता है, फटाफट कमेंट कीजिएगा 1192 में कौन सा युद्ध हुआ था और जिसने जो है भारत के इतिहास में एक नया परिवर्तन लाया और भारत में मामलुक वंश या गुलाम वंश की नींव पड़ी जिस युद्ध की शुरुआत से। तो याद रखेंगे बच्चा लोग। आप सभी को पता है ये किसकी बात हो रही है, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की बात हो रही है। इन्होंने ही 1191 में एक युद्ध लड़ा था, 1191 में, और एक युद्ध लड़ा था 1192 में। 1191 में गौरी हार गए थे चौहान से, जो तराइन का प्रथम युद्ध था। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में गौरी से पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। तो इसलिए आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये गौरी हैं जिन्होंने 1192 में भारत विजय किया, उत्तरी क्षेत्र को जीता है और उत्तरी क्षेत्र में अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था। पहला ऑप्शन है भीम सेकंड, दूसरा ऑप्शन है जय सिंह, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान और चौथा ऑप्शन है पृथ्वीराज द्वितीय। यानी कि गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था, वो पहला व्यक्ति कौन था जिसने पराजित किया था, आपको ये बताना है। और आप सभी को ये उत्तर पता होगा क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो इसमें तो बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होगा। पहली बार हराया था भीम सेकंड ने हराया था। ये गुजरात का शासक था, बहुत ही शक्तिशाली था, इसने गौरी को हरा दिया था। लेकिन आगे चल कर के जब गौरी की मृत्यु हुई और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना साम्राज्य विस्तार किया तो उसने भीम सेकंड को हरा दिया था। ये चीज़ याद रखेंगे, भीम सेकंड ने गौरी को हराया लेकिन भीम सेकंड को कुतुबुद्दीन ऐबक ने हराया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में कई बार आया हुआ है। चलिए देखते हैं बच्चा लोग हमारा अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है आपका, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था, कोई दम नहीं है, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में कई बार आया है। पहला है तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी, दूसरा है चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी, तीसरा है तराइन का युद्ध 1192 ईस्वी और चौथा है कन्नौज का युद्ध 1194 ईस्वी। तो फटाफट उत्तर दीजिएगा बच्चा लोग कि आपका जो मोहम्मद गौरी हैं इन्होंने जयचंद को कौन से युद्ध में हराया था। आप सभी को पता है कि जो जयचंद हैं ये कौन हैं, इन्हीं की पुत्री का अपहरण करके पृथ्वीराज चौहान ने विवाह किया था। उनकी पुत्री का नाम अगर पता है तो फटाफट कमेंट कीजिएगा कि वो कौन थी जिनका अपहरण किया था पृथ्वीराज चौहान ने, जिसकी वजह से जयचंद बहुत नाराज़ हुए थे और उन्होंने मोहम्मद गौरी को इनवाइट किया था पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आक्रमण करने के लिए। लेकिन पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद मोहम्मद गौरी ने जयचंद पर भी आक्रमण कर दिया और जयचंद को हराया और उनकी हत्या भी कर दी। और वो युद्ध कौन सा था, चंदावर का युद्ध था जो 1194 ईस्वी में हुआ था। और इस युद्ध के बाद उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर जो है गौरी इनका अधिकार हो गया और उन्होंने जो है इन क्षेत्रों पर जो प्रशासन करने का काम सौंपा वो किसको सौंप दिया, ये सौंपा था उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो उनके सबसे चहेते क्या थे, गुलाम थे। अगला क्वेश्चन है बच्चा लोग और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। आपके सामने देखिए ऑप्शन भी है, क्वेश्चन भी। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था। कितना आसान क्वेश्चन है, लास्ट है और आसान है, सबसे लास्ट और सबसे आसान। फटाफट उत्तर दीजिएगा क्योंकि बहुत आसान है तो अब इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि आप सभी को इसका उत्तर पता है। तो फटाफट उत्तर कीजिएगा और उम्मीद है कि सभी को इसका उत्तर पता है। आप सभी को पता है कि मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में जयचंद को हरा करके इनके साम्राज्य पर भी अधिकार कर लिया गया था। आपके लिए आखिरी क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी को किसने मारा था। मोहम्मद गौरी की हत्या किसने किया था, गौरी की हत्या किसने किया था बच्चा लोग। पहला ऑप्शन है आपका उजबेग, दूसरा ऑप्शन है खोखर, खोखर, तीसरा ऑप्शन है जाट और चौथा ऑप्शन है मंगोल। बताइएगा मोहम्मद गौरी की हत्या किसने किया था। बहुत ही बढ़िया है और आप लोग इसका उत्तर बता सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा और ये काफ़ी बढ़िया है और ये आपको याद रहे कि मोहम्मद गौरी जो हैं ये जब आते हैं भारत में और यहाँ पर आक्रमण करके जो है लोगों को शांत करते हैं और शांत करने के बाद जब ये वापस लौट रहे थे
तो रास्ते में नमाज पढ़ने के टाइम में धोखे से खोखरों ने उनके ऊपर आक्रमण करके उनकी हत्या कर दी थी, छुरा घोंप करके। और उसके बाद जो है उनका साम्राज्य, उनके जो दास थे, ऐबक, कोबाचा, एल्दौस, इनमें बट गया था। भारत और दिल्ली का जो क्षेत्र था ये आप जानते हैं कि किसको मिला था, ऐबक को मिला था। और इन्होंने ही गुलाम वंश की नींव डाली थी। आगे की बात हम अगले क्लास में देखेंगे। उम्मीद है क्लास समझ में आया होगा। आज के क्वेश्चन काफ़ी आसान थे। हम ऐसे ही जो है क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते रहेंगे, कभी इजी कभी हार्ड। आप लोग डेली क्लास में बने रहें, क्योंकि थोड़े से समय में आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी जो आप खुद से इतने कम समय में शायद गेन ना कर पाएँ। इसलिए बच्चा लोग समय निकाल करके टेस्ट क्लास में ज़रूर बैठें, कम समय में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलेंगे अगले क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। और आप लोगों के बहुत ढेर सारे प्यार के लिए और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।